तो one of the significant advantages of alternating current is that it's a power saving mode of transmission of current. So it's very important for us to understand कि alternating voltage और current के terms में हम power कैसे compute करते हैं. And let us have a look at how we do this. So सबसे पहले let us look at the direct current source. उस केस में तो power बहुत simple है. Power हम define करते हैं as I square R. So in this case power through the dissipated across the resistor होगा I naught square R. Which is same as V naught I naught, which is same as V naught square by R. All because R is nothing but V by I is equal to R as per Ohm's law. अब alternating source में there is a small problem that we encounter. यहाँ पे तो current और voltage दोनों ही constant है, resistance is also constant, so we can directly multiply. But alternating current and voltage में होता ये है कि voltage भी हर जगह पे vary कर रहा है, right? और current भी हर जगह पे vary कर रहा है sinusoidally, right? So हम power directly इनको by doing I naught square R we can't determine. We have to actually integrate it over a time interval. हमको पता करना पड़ेगा कि at any instant, इस instant पे let's take a very random instant time, उस instant पे voltage क्या है, उस instant पे current क्या है, इन दोनों की multiplication उस instant का power हमें बताएगी. We have to do this for the entire cycle, क्योंकि cycle के बाद तो repeat होता है, so it will give us the same value. तो एक complete cycle पे अगर हम ये करें, then we will get the value of power over one cycle. So what we have to do is, V हम जानते हैं V naught sin omega t है, I is I naught sin omega t. So instead of in fact using V naught I naught, हम use करेंगे just to involve one variable, we'll use the fact that power is I naught square R. और पावर एक और चीज होता है, पावर इज नथिंग बट टोटल एनर्जी डिसिपेटेड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो हम करंट को यूज करेंगे, आई स्क्वायर आर का एक्सप्रेशन यूज करेंगे. विल टेक अ स्मॉल टाइम इंटरवल dt, राइट? सो उस इंस्टेंट पे जो करंट है उसको इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी. इस इंस्टेंट पे एनर्जी होगा यहां पे करंट स्क्वायर विच इज आई स्क्वायर आर, राइट? ये उस इंस्टेंट का पावर है मल्टीप्लाइड बाय दिस टाइम. सो उस इंस्टेंट पे इतनी एनर्जी रिलीज होगी, राइट? सो एंटायर साइकिल पे कितनी होगी? इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी फ्रॉम जीरो टू द टाइम पीरियड, दिस इज द एनर्जी डिसिपेटेड. और टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम लगेगा इंटीग्रल जीरो टू टी डी टी, वेयर टी इज द टाइम पीरियड. सो व्हाट वी हैव डन हियर इज, हमने छोटे छोटे इंटरवल्स पे पावर को ऐड किया है बाय इंटीग्रेटिंग ओवर द एंटायर साइकिल. हम आई का एक्सप्रेशन जानते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आर एंड आई नॉट आर कॉन्स्टेंट्स हियर. और टाइम पीरियड जो है हम पहले से ही जानते हैं इज नथिंग बट 2 पाई बाय ओमेगा, विच इज अगेन अ कांस्टेंट. तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को यहां पॉज करें, सब्स्टिट्यूट करें आई की वैल्यू, ये इंटीग्रेट करें और डिटरमिन करें कि पावर की वैल्यू क्या आती है. प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड अटेम्प्ट दिस. तो लेट अस सी कि आपको इंटीग्रेशन सही से याद है या नहीं. इफ वी इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन, आई को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा एज आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो मुझे मिल जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रल जीरो टू टाइम पीरियड साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. एंड इंटीग्रल जीरो टू टी डी टी इज जस्ट टी, राइट? इट्स जस्ट अ टाइम पीरियड टी. अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करने के लिए यू हैव टू रिमेंबर सम ट्रिग्नोमेट्री. साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2. एंड वंस वी डू दैट, इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है, बिकॉज 1/2 का भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो और cos ओमेगा 2 ओमेगा टी बाई 2 का भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो. इनफैक्ट अगर आप cos 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन करो फ्रॉम जीरो टू टाइम पीरियड विच इज 2 पाई बाय ओमेगा, it will turn out to be 0, right? You can try it out on your own. And this entire integral basically becomes I naught square r by t into 1 by t का integral from 0 to t, which gives us t by 2. So net सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद हमको पावर की वैल्यू मिलती है I naught square r by 2. Now I naught square r by 2 को मैं लिख सकता हूं as I naught by root 2 square r. ये मैंने क्यों किया? क्योंकि I want to represent it in a way जो डीसी सर्किट से सिमिलर है. डीसी में कुछ तो करंट स्क्वायर इंटू आर आता है, तो इसमें कुछ तो बाई 2 आ रहा है. सो आई रिप्रेजेंटेड इट इन सच अ वे ताकि समथिंग स्क्वायर इंटू आर आ जाए. ये जो आई नॉट बाई रूट 2 है, ये बेसिकली वो वैल्यू है डीसी करंट की विच विल प्रोड्यूस द सेम पावर एज आर एसी सोर्स. और ये जो आई नॉट बाई रूट 2 है उसको हम रूट मीन स्क्वायर करंट बुलाते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड एज आई आर एम एस. आर एम एस स्टैंडिंग फॉर रूट मीन स्क्वायर. So IRMS is defined as the peak value है I naught that divided by root 2, and 1 by root 2 0.707 होता है, which hence it can be represented as 0.707 I naught. So IRMS is that value of current, right? That value of DC current which produces the same power dissipation जो हमारा AC source produce करता है. I hope you are clear about what the relationship is between root mean square current and peak current. ये root mean square और peak का relation है.
So what we just saw was that the value of the root mean square current is related to the peak value as IRMS is I naught by root 2 or 0.707 by root 2. Instead of using I naught square by R, if we had used I naught square R, if we had used V naught square by R as a power definition, then we would have ended up with a root mean square voltage, and that would have seen a similar expression. VRMS is V naught by root 2 or 0.707 V naught. Why is this VRMS thing very important? Root mean square is very important because most of the representations that we see in real life are root mean square representations. For instance, if you go near any electrical switchboard, you would see some danger sign drawn and 220 volts 50 hertz written, right? This is what is the standard voltage you'll see written on most signs in India. This 220 voltage, we know that it is alternating current. It never represents the peak voltage. It always represents the root mean square voltage. Unless the equation is given, whenever just voltages are represented, the convention is to always represent the root mean square voltage and not the peak voltage. This 50 hertz obviously stands for the frequency. This is a very important distinction to make whenever you are observing voltages anywhere. Now, the reason this was invented is because it helps us define power very easily. We can treat root mean square voltages as though this were a DC circuit and directly compute power. If this was a DC circuit, we would have just said that V into I is power. If in an AC circuit, we cannot multiply peak voltages, but we can multiply the RMS voltages to directly get power. So even in an AC circuit, power is not V naught into I naught, it is V RMS into I RMS, right? Or it is V RMS square by R, or it is simply I RMS square into R, which we have already seen. So I hope you are clear about what is the significance of the root mean square velocity, how it is used to represent what we see in daily life. तो आपने देख लिया है कि रूट मीन स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है. Now there is another quantity which is frequently used, which is the average, right? आपके पास अगर कोई भी क्वांटिटी, लेट्स से उस क्वांटिटी को क्यू बुलाते हैं, जो वेरी करता है टाइम के साथ, उसके एवरेज को हम डिफाइन करते हैं एज इंटीग्रल लेट्स टेक अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t. इन दिस केस हम टाइम पीरियड t ले लेंगे. इंटीग्रल 0 टू टाइम पीरियड q dt, जिस पीरियड में हमें एवरेज चाहिए वो पीरियड t है. सो इंटीग्रल 0 टू t q dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल 0 टू t dt. ये हमेशा किसी भी क्वांटिटी के एवरेज की डेफिनेशन होती है ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल 0 टू t. तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को यहां पॉज करें और अगर v which is v naught sin omega t and I is I naught sin omega t, इसका ओवर वन कंप्लीट साइकिल आपको एवरेज निकालना है. वो कितना होगा ये निकालें. प्लीज पॉज द वीडियो हियर. एक जगह पे क्वांटिटी q को v ले, which is v naught sin omega t, दूसरी जगह पे I ले, और दोनों का एवरेज ओवर एक कंप्लीट साइकिल, इन विच केस t हो जाएगा आपका 2 pi by omega. Please pause the video here and attempt this. So let's see कि आप ये एवरेज निकाल पाए कि नहीं. I'm going to take the example of v is v naught sin omega t. V is v naught sin omega t अगर मैं लूं तो in this case my integral becomes integral 0 to 2 pi by omega v naught sin omega t dt, और ये इंटीग्रल तो simply will be 2 pi by omega t equal to 2 pi by omega on substituting limits. अब ये इंटीग्रल निकालने के लिए मैं एक छोटा सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूं. ओमेगा टी को x लेने वाला हूं, तो ओमेगा डी टी डी एक्स हो जाएगा. सो ये सब करने के बाद मेरा v नॉट बाय ओमेगा बाहर आ जाएगा और अंदर ये इंटीग्रल बचा होगा, इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू 2 पाई. लिमिट्स भी चेंज हो गया अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो. नाउ साइन एक्स का इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई आप आसानी से निकाल सकते हैं. इट टर्न्स आउट टू बी 0, राइट. सो व्हाट दिस टेल्स अस, ये न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, राइट, एंड दैट डिवाइडेड बाय एनी फाइनाइट नंबर इज गोइंग टू बी 0. सो व्हाट दिस टेल्स अस इज दैट अगर मैं वोल्टेज लूं, राइट, और उसको मैं एक साइकिल के थ्रू एवरेज करके देखूं, द एवरेज वोल्टेज इज 0. करंट लूं तो भी यही आएगा क्योंकि यहां पे बस v नॉट की जगह i नॉट आ गया. देयर इज गोइंग टू बी नो अदर डिफरेंस, इट्स स्टिल द इंटीग्रेशन ऑफ sin ओमेगा t. सो बोथ वोल्टेज एंड करंट अगर मैं एक पूरे साइकिल के अलोंग एवरेज करूं तो 0 आ जाएगा. एंड इट्स वेरी इजी टू सी. एवरेज इज बेसिकली सम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. यहाँ पे हम देख सकते हैं जितने पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं उतने ही नेगेटिव क्वांटिटीज हैं. तो आप अगर सम करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे एंड हेंस ओवर अ कंप्लीट साइकिल, रिमेंबर दैट ये एवरेज मैंने कंप्लीट साइकिल पे लिया इसीलिए 0 आया. अगर मैं एक साइकिल लेता t इक्वल टू पाई बाय ओमेगा लेता, दिस वुडंट हैव बीन 0. So I hope you are clear about how to compute averages and the fact that current and voltage both for an alternating source average out to 0 over a complete cycle.